देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम को, जिसका नाम है द रेप ऑफ द लोक, जिसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। इस लेक्चर के अंदर हम कैंटो फर्स्ट के टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं। इस पोयम के अंदर टोटल जो है वो 5 कैंटोस अलेक्जेंडर पोप ने लिखे हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो कैंटो फर्स्ट है। सबसे पहले हम कैंटो फर्स्ट के टेक्स्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, जो द रेप ऑफ द लोक पोयम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो कुछ वर्क्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को लगता है कि ये वर्क ऐसा है कि जिसे हमें पढ़ना ही चाहिए था, तो उन्हीं में से द रेप ऑफ द लोक भी एक ऐसा वर्क है जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये वर्क हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसी ही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले द रेप ऑफ द लोक जो है वो लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो आपको इसका राइटर का नाम पता चल गया। अब ये क्या है? एक मॉक एपिक है। क्या है? एक मॉक एपिक है। इस पोयम को अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट के अंदर लिखा है। कपलेट कितनी लाइन का स्टैंजा होता है? 2 लाइन का स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। अब बात रही हीरोइक की कि ये हीरोइक क्या है। देखिए, 2 लाइन के स्टैंजा के अंदर जो राइमिंग स्कीम होती है वो यदि आपकी सेम है, मान लीजिए ए राइमिंग स्कीम है दोनों लाइनों की, तो आपकी वो हीरोइक कपलेट है। अगर हम मीटर की बात करें तो द रेप ऑफ द लोक के अंदर आपका आयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये थी कुछ खास इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पब्लिकेशन जो आई थी, इसकी फर्स्ट टाइम जो ये पब्लिश्ड हुआ था वो 1712 में हुआ था। और खास चीज ये है कि ये 1712 में अलेक्जेंडर पोप के नाम से नहीं पब्लिश हुआ था, ये गुमनाम पब्लिश हुआ था और इसके मात्र 2 कैंटोज आए थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 1712 में कितने कैंटोज आए थे द रेप ऑफ द लोक के, तो आपको बताना है 2 कैंटोज आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आया था। रिवाइज्ड एडिशन आए या फिर लिखा हुआ आए आपका एग्जाम में एनलार्ज एडिशन, जो आया था 1714 में। अब ये 1714 में जो एडिशन आया था ये आया था 5 कैंटोस में। पहले एडिशन के अंदर कितने कैंटोस थे? 2। और दूसरे के अंदर कितने थे? 5 कैंटोस थे। पहले में 2 जो थे वो ऐड हो गए और 3 इसमें न्यू कैंटोस थे। तो टोटल ये पोयम जो है वो 5 कैंटोस के अंदर है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है कि इस पोयम को 5 कैंटोस के अंदर लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। अब बात करते हैं इसकी फाइनल फॉर्म की। जब ये लास्ट टाइम करेक्शन के साथ पब्लिश हुआ था तो कब हुआ था? 1717 में हुआ था। अब इसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट किया गया, साथ में एक स्पीच को, क्लैरिसा की स्पीच को भी ऐड किया गया। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, हुज स्पीच वाज एडेड इन द फाइनल एडिशन ऑफ द रेप ऑफ द लोक, तो आपको बताना है क्लैरिसा की स्पीच। द स्पीच ऑफ क्लैरिसा वाज एडेड इन द फाइनल एडिशन ऑफ द रेप ऑफ द लोक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये लाइन जो है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखिए, यहां पर एक नाम लिखा हुआ है जॉन कैरल। अब ये जॉन कैरल कौन है? ये अलेक्जेंडर पोप के दोस्त हैं। अलेक्जेंडर पोप के दोस्त जॉन कैरल ने एक रियल इंसिडेंट नरेट किया था किसके सामने? अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर पोप के सामने, और उनसे कहा था कि तुम इसके ऊपर एक पोयम लिखो। तो ये जो पोयम है द रेप ऑफ द लोक, ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसको नरेट किया था जॉन कैरल ने। आई होप ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लोक को डेडिकेट किया है किसको? जॉन कैरल को ही डेडिकेट किया है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ खास करैक्टर बता देता हूं, जो करैक्टर आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहला करैक्टर है इसमें बिलिंडा। बिलिंडा जो है ये प्रोटोगोनिस्ट है इस कहानी की, इस पोयम की प्रोटोगोनिस्ट है। ये एक वेल्दी लड़की है, बहुत ही धनी लड़की है और ब्यूटीफुल भी है। अगर हिस्टोरिकल करैक्टर की बात करें जो जॉन कैरल ने इंसिडेंट बताया था तो उसके अंदर कौन थी? ये अराबेला फार्मर थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है एरियल। एरियल जो है एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। ठीक है, वो गार्ड करती है किसको?
बिलिंडा को गार्ड करती है, इसको हम इस पोयम के अंदर सिल्फ के नाम से जानेंगे। देखिए सिल्फ जो है, सिल्फ अपने आप में ही एक स्पिरिट का नाम है। एक्चुअली इसका नाम जो है वो एरियल है। आपने यदि टेम्पेस्ट को पढ़ा है विलियम शेक्सपियर के, तो वहां पर भी ये स्पिरिट आप लोगों को देखने के लिए मिली होगी। और ये एरियल जो है, ये बाकी की स्पिरिट जो हैं उनका क्या है, हेड है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द हेड ऑफ द ऑल स्पिरिट इन द रेप ऑफ द लोग, तो आप लोगों को एरियल इसका नाम बताना है। नेक्स्ट है बैरन। देखिए बैरन जो है ये वो इंसान है जिसने बिलिंडा की लोग को काट दिया था। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बिलिंडा की लोग को कौन से कैंटो में काटा गया था, तो आप लोगों को बताना है कैंटो 3 के अंदर बिलिंडा की लोग को काटा गया था। और किसने काटा था, बैरन ने काट दिया था। ये एंटागोनिस्ट है इस पोयम का, ठीक है। और ये जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात करें तो लॉर्ड पैट्रे का ये कैरेक्टर है। जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर मतलब जो इंसिडेंट जॉन कैरल ने इनको नरेट किया था उसमें ये लॉर्ड पैट्रे हैं। नेक्स्ट है इसमें थेलेस्ट्रिस। थेलेस्ट्रिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो दिखावा करता है किसका, बिलिंडा की फ्रेंड होने का। जब बिलिंडा की लोग को काट लेता है बैरन, तो वो बिलिंडा के साथ ही लेमेंट करती है, दुख मनाती है किस चीज का, कि तुम्हारी जो लोग काट ली है ना बैरन ने, उसका मेरे को भी इतना ही दुख है जितना तुम्हें इसका दुख है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्लूम। प्लूम जो है ये थेलेस्ट्रिस का सूटर है। सूटर क्या होता है, बॉयफ्रेंड कह लो आप, इनका फियोंसे कह लो। तो किसका फियोंसे है ये, थेलेस्ट्रिस का फियोंसे है। अब लोग कटने के बाद जो ये थेलेस्ट्रिस है कहती है प्लूम से कि तुम जाओ बैरन के पास और मेरी फ्रेंड बिलिंडा की लोग को वापस लेकर आओ। तो ये प्लूम जो है बैरन के सामने एक स्पीच देता है, और वो स्पीच जो होती है इतनी वीक होती है कि बैरन के ऊपर उस स्पीच का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कुछ और कैरेक्टर हैं जैसे क्लैरिसा। क्लैरिसा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाद में 1717 में जो एडिशन आया था या फिर फाइनल फॉर्म में ये पब्लिश हुई थी, उसमें इसकी स्पीच को एडिट किया गया था क्लैरिसा की। क्लैरिसा ने ही और बैरन को क्या दिया था, सीजर दी थी। क्या करने के लिए, बाल काटने के लिए, लोग काटने के लिए, किसकी, बिलिंडा की लोग काटने के लिए। तो इस क्लैरिसा का नाम याद रखना यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए, हु गेव द सीजर टू बैरन टू कट द लोक ऑफ बिलिंडा, तो आप लोगों को बताना है क्लैरिसा, राइट। नेक्स्ट है बैटी। बैटी जो है ये बिलिंडा की मेड है, और इस बिलिंडा के पास एक डॉग भी है। उस डॉग का नाम है शॉक। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एरियल है, एरियल क्या है, हेड सिल्फ है, हेड सिल्फ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हेड सिल्फ कौन है, एरियल। लेकिन इस एरियल के नीचे भी काम करती हैं बहुत, सैकड़ों, 1000 सिल्फ करती हैं। तो कुछ खास सिल्फ के नाम यहां पर मेंशन है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर इन सिल्फ के ये नाम मेंशन है और यहां पर इनके काम मेंशन है कि इनको एरियल ने क्या क्या काम दिया था। किसी को गार्ड करनी थी, क्या वॉच गार्ड करनी थी बिलिंडा की, किसी को हेयर गार्ड करने थे, किसी को फैन गार्ड करने थे, और किसी को ईयर रिंग्स जो थी उसकी वो गार्ड करने थे। तो यहां पर इन सिल्फ्स के नाम दिए हुए हैं, ये चीज आप लोगों देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये थे इसके सारे कैरेक्टर। अब बात करते हैं इसके टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट को हम बड़ी ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है इसका। What dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise from trivial things। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड मीनिंग बता देता हूं। डायर का मतलब होता है भयानक या फिर खतरनाक। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, लेकिन यहां पर इसका मतलब अपराध नहीं है, इसका मतलब है झगड़ा। जो भयानक झगड़े होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एमरस, लव अफेयर की वजह से होते हैं। इस पोयम के अंदर जो बैरन है वो क्या करता है, बिलिंडा से प्यार करता है और अच्छी खासी फैमिली से ये बिलोंग भी करता है, लेकिन जो बिलिंडा है इसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है, इसको रिजेक्ट कर देती है, और इसका प्यार किस में तब्दील हो जाता है, नफरत में तब्दील हो जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, यदि उन दो दोस्तों के बीच में गहरी दोस्ती है, अगर उनकी किसी कारण से दुश्मनी में वो दोस्ती तब्दील होती है तो उनके अंदर इतनी ही गहरी दुश्मनी होगी जितनी गहरी उनमें दोस्ती थी। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका देता हूं। मान लीजिए एक लवर है, वो किसी लड़की को प्यार करता है, वो लड़की उसे बार बार अगर चीट करेगी
तो उसका प्यार किस में तब्दील हो जाएगा, लवर का नफरत में तब्दील हो जाएगा। और वो प्यार भी जितनी शिद्दत से करता है इतनी ही शिद्दत से वो उस लड़की से उससे क्या करेगा, नफरत करेगा। तो ये बैरन जो है स्टार्टिंग में बिलिंडा को प्यार करता है, लेकिन वो प्यार किस में बदल जाते हैं, डायर ऑफेंस में बदल जाते हैं, झगड़े में बदल जाते हैं। आगे पता चलेगा इसका कारण क्या रहा होगा। जो ये कंटेस्ट है, जो ये पोयम है, जो ये एपिक है अलेक्जेंडर पोप लिख रहे हैं, ये बहुत ही महान होने वाला है। लेकिन इसे किस चीज से लिया गया है, ट्रिवियल थिंग्स से लिया गया है, बहुत ही छोटी तुच्ची चीज से लिया गया है। क्योंकि इससे किसे लिया गया है कि एक लड़की के बालों की लट जो है वो काट दी गई है, ये इससे इस कंटेस्ट को लिया गया है। लेकिन ये जो पोयम होने वाली है वो बड़ी ही महान होने वाली है। आई सिंग, अलेक्जेंडर पोप कहते हैं आई सिंग, मैं गाता हूं, मैं कंपोज करता हूं, मैं लिखता हूं इस पोयम को, द रेप ऑफ द लॉग को, किसके लिए, दिस वर्स टू कैरल। ये कौन कैरल है, ये वही जॉन कैरल हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर पोप के सामने एक इंसिडेंट को नरेट किया था। वो डेडिकेट करते हैं इसको, जॉन कैरल को, इस पोयम को। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉग है ये किसको डेडिकेट है, आप लोगों को जॉन कैरल बताना है। दूसरा, जॉन कैरल का जिक्र अलेक्जेंडर पोप ने किस स्टैंजा के अंदर किया है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ही जॉन कैरल का जिक्र किया है। तो ये डेडिकेट करते हैं जॉन कैरल को, और इस पोयम को लिखने के लिए म्यूज इज ड्यू, म्यूज का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि द गोडेस ऑफ पोइट्री है यहां पर ये म्यूज, उसका आह्वान करते हैं कि इस एपिक को लिखने के लिए, इस पोयम को लिखने के लिए आप मेरे साथ आओ, मैं इस पोयम को लिखना चाहता हूं। जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने म्यूज का आह्वान किया है यहां पे, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा एपिक होने वाला है। इसी तरह से एक राइटर और हैं जिनका नाम जॉन मिल्टन है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले किसको आह्वान किया था, इन्वोक किया था, म्यूज का। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एपिक रहा था। उसी तरह से इन्होंने भी, अलेक्जेंडर पोप ने भी किसको इन्वोक किया है, म्यूज को इन्वोक किया है। इसीलिए ये वर्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। दिस इवन बिलिंडा में वाउसेफ टू व्यू, देखिए बिलिंडा जो है, अगर वाउसेफ का मतलब होता है एक ग्लैंस डाल देना, एक नजर डाल देना, यदि इस वर्क के अंदर ऊपर बिलिंडा जो है वो भी एक नजर डाल देते हैं ना, तो इस वर्क की जो अहमियत है ना वो अपने आप में बढ़ जाएगी। सिलाइट इज द सब्जेक्ट, अलेक्जेंडर पोप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वर्क का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही स्लाइट है, वो बड़ा ही हल्का है। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं जो ये पोयम लिख रहा हूं ना, ये पोयम लिख रहा हूं एक लड़की के बाल काटने के ऊपर। जो इसका सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही कमजोर सा है, बट नोट सो द प्रेज। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, इस पोयम को कौन लिख रहा है, अलेक्जेंडर पोप लिख रहा है, और उसके लिए भी उन्होंने आह्वान किया है किसका, म्यूज का आह्वान किया है। तो इसकी जो प्रेज हैं, इसकी जो तारीफें हैं वो कैसी होने वाली हैं, वो बड़ी बड़ी तारीफें होने वाली हैं। बेशक इसका सब्जेक्ट जो है वो स्लाइट है, तुच्छ सा है, लेकिन इसकी तारीफें तुच्छ नहीं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी तारीफें होंगी इसकी। इफ सी इंस्पायर, यदि जो बिलिंडा है वो प्रेरणा देती है मुझे इसको लिखने की, एंड ही अप्रूव माई लेज, ही कौन है यहां पे, जॉन कैरल। यदि जॉन कैरल अप्रूव करते हैं मेरे इस सॉन्ग को, मेरी इस पोएट्री को, तो ये बहुत ही अच्छी पोयम होने वाली है। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गोडेस कुड कंपेल ए वेल ब्रिड लॉर्ड असाउट ए जेंटल बैले। देखिए स्ट्रेंज का मतलब है विचित्र, मोटिव का मतलब है यहां पर उद्देश्य, कंपेल का मतलब है किसी को मजबूर कर देना, और असॉल्ट का मतलब है हमला। ए जेंटल वैले, एक ऐसी लड़की जो बहुत सुंदर हो और उसका नेचर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही अच्छे नेचर की बंदी हो। तो यहां पर हमें पूछते हैं अलेक्जेंडर पोप किससे, गोडेस से, गोडेस ऑफ पोइट्री से पूछते हैं कि कैसा एक विचित्र उद्देश्य होगा उस किसका, वेल ब्रिड लॉर्ड का, मतलब बैरन का एक कौन सा उद्देश्य था जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा और उन्होंने हमला कर दिया एक बैले के ऊपर, एक जेंटल बैले के ऊपर हमला कर दिया, जो कि एक बहुत ही सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की लड़की है। तो किस चीज ने लॉर्ड को यानी कि बैरन को मजबूर कर दिया उनके ऊपर हमला करने के लिए। ओ से व्हाट स्ट्रेंज कोस यट अनएक्सप्लोर्ड कुड मेक ए जेंटल बैले रिजेक्ट ए लॉर्ड।
और यहां पर एक और चीज यहां पर गोडेस से पूछी है अलेक्जेंडर पोप ने कि व्हाट स्ट्रेंज कोज, कि कोई विचित्र जो भी कारण रहा हो येट अनएक्सप्लोर्ड, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा हुआ है। क्या है वो, कि किस वजह से एक जेंटल बैले ने, जो जेंटल बैले है उसने एक अच्छा खासा लॉर्ड जो है ना, एक अच्छे घराने से बिलोंग करने वाले लड़के को रिजेक्ट कर दिया। भाई एक लड़की को, सुंदर लड़की को क्या चाहिए कि एक अच्छा लड़का उसे मिल जाए, लेकिन उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो अभी यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि उसका कारण क्या रहा होगा। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज एंड इन सॉफ्ट बोजम ड्वेल सच माइटी रेज। यहां पर कहते हैं कि क्या किसी लड़की के बाल काटने का जो एक्शन है वो इतना बोल्ड है, वो इतना महान काम है कि उसके लिए एक वेल ब्रिड लॉर्ड जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। ये काम किसका है, लिटिल मैन एंगेज का। जो टुच्चे लोग होते हैं ना, ये काम तो वो करते हैं कि किसी लड़की के बाल काट दिए, लेकिन कोई तो कारण रहा होगा कि किस इस काम में एक ऐसे घर का लड़का इन्वॉल्व हो गया कि मजबूर हो गया कि वो एक लड़की के बाल काट दे। और ऐसा क्या कारण रहा, सॉफ्ट बोजम ड्वेल, जिस लड़की का नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, उसका बोजम, उसका नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही पोलाइट है, उसको माइटी रेज आ गया। रेज का मतलब होता है गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया उसके बाल काट दे, तो कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इस पोयम के अंदर हम कैसी कैसी चीजें देखने के लिए हम लोगों को मिलेंगी कि एक लड़के ने एक लड़की के बालों को काट दिया है और उनके बीच में फिर किस तरह की लड़ाई होती है। तो आइए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कहां पर, बेलिंडा के रूम में जहां पर बेलिंडा सोई हुई है। सोल through white curtain sought a timorous ray and opened those eyes that must eclipse the day। देखिए यहां पर सोल जो है, सोल क्या है, सूरज को कहा गया है, सन को कहा गया है। लैटिन भाषा में सूरज को सोल कहा गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको ब्लैंक करके दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा कि सोल जो है वो क्या है, सन है, मून है, इक्लिप्स है, या फिर किसी प्लेनेट का नाम दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये एक सन है। और एक और यहां पे ब्लैंक दे दिया जा सकता है कि आपको कि जो बेलिंडा का कमरा है उसके अंदर किस तरह के कर्टेन लगे हुए थे। तो वहां पे कलर दे दिए जाएंगे कर्टेन के, व्हाइट कर्टेन, ब्लैक कर्टेन, येलो कर्टेन, रेड कर्टेन। तो आप लोगों को बताना है कि व्हाइट कर्टेन उसके कमरे में लगे हुए थे। अब मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता देता हूं कि बेलिंडा जो है अपने कमरे में सो रही हैं और सूरज की जो टिमरस, टिमरस का मतलब है, वैसे तो इसका मतलब कायर होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है धीमी। सूरज की जो रे हैं, वो किरणें हैं, वो कैसी आ रही हैं, उसके कमरे में धीमी आ रही हैं। और किस वजह से धीमी आ रही हैं, क्योंकि उनके कमरे में व्हाइट कर्टेन लगा हुआ है। कर्टेन से पार होकर जो किरणें हैं सूरज की वो धीमी हो जाती हैं। एंड ओपन्ड दोज आईज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे। और जो बेलिंडा है उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उसकी जो आईबॉल हैं, जो पुतली होती है काली वाली, वो इतनी ज्यादा काली है कि अगर वो अपनी पूरी आंखों को खोल देना तो सूरज के ऊपर भी एक्लिप्स लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। अभी तो बेलिंडा की पूरी आंखें खुली नहीं हैं, लेकिन अगर बेलिंडा की पूरी आंखें खुल गई तो इस सूरज के ऊपर भी ग्रहण लग जाएगा। इतनी सुंदर आंखें हैं बेलिंडा की। तो यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है, हाइपरबोल। देखिए कितना ज्यादा उन्होंने हाइपरबोलिक इस बात को बोल दिया है कि सूरज के ऊपर भी ग्रहण लग जाएगा, इतनी सुंदर आंखें बेलिंडा की हैं। नाउ लैप डॉग्स गिव्स देमसेल्फ द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। देखिए टाइम कितना हो गया है, लगभग दोपहर के 12 बज गए हैं। तो जो बेलिंडा का लैप डॉग है, जो बेलिंडा के पास डॉग है, वो क्या कर रहा है, उठ गया है वो भी। और उठ के आपने देखा होगा कुत्ते जो है मुंह फाड़ते हैं पहले और टाइगर की तरह लंबी सी वो क्या अंगड़ाई तोड़ते हैं, उसके बाद पूंछ हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और जो स्लीपलेस लवर्स हैं, जो लवर्स लोग हैं, वो अपनी प्रेमिकाओं से रात को देर रात तक बात करते रहते हैं और उनको उठने में भी सुबह क्या हो जाती है, देर हो जाती है। तो 12 बज रहे हैं भैया, उठ जाओ। प्रेमिकाओं से वो, प्रेमिकाओं के जो लवर हैं उनके लिए बोला गया उठ जाओ, 12 बज गए हैं। तो 12 बजे उनका उठने का टाइम हो गया है। थ्राइस रंग द बेल, द स्लीपर नॉक द ग्राउंड एंड द प्रेज्ड वॉच रिटर्न ए सिल्वर साउंड। देखिए जो बेलिंडा है उसके कमरे में एक टाइम पीस लगा हुआ है जो अभी तक 3 बार बज चुका है।
ठीक है, 3 बार बज चुका है। तो बिलिंडा क्या करती है, अपने कमरे में जो वुड से बना हुआ उनका जो फ्लोर है, फर्श है, उसको क्या करती हैं, नॉक करती हैं, ताकि उनके पास कोई अटेंडेंट आ जाए, उनका नौकर आ जाए, कोई मेड आ जाए उनके पास, उससे वो कोई ना कोई चीज मंगवा लें। एंड प्रेज्ड वॉच रिटर्न ए सिल्वर साउंड, और जो साउंड कर रही थी, जो 3 बार अभी तक बज चुका था वो टाइम पीस, उसको क्या करती हैं, प्रेज्ड करके वो बंद कर देती हैं। आप लोग भी कभी कभी अलार्म लगाते होंगे और क्या करते होंगे, उसको बंद किया और फिर से लेट गए। ऐसा ही यहां पर बिलिंडा ने भी किया है। बिलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, हर गार्डियन सेल्फ प्रोलॉन्ग द बाल्मी रेस्ट। देखिए, जहां से मैं आप लोगों को कहूं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसे अंडरलाइन कर लेना। तो ये जो है यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखना। बिलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, बिलिंडा जो है अभी कहां पर है, अपने बिस्तर में है, अभी भी उसके पास क्या है, डाउनी पिलो, सॉफ्ट जो पिलो है उसके, बिलिंडा ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया है। और उनका जो गार्डियन सिल्फ है, मतलब जो एरियल है, वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, उनकी नींद को और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको लंबी करने की कोशिश कर रहा है। अब इस गार्डियन सिल्फ का ऐसा क्या कारण है कि वो अपनी जो मालकिन है बिलिंडा, जिसको वो गार्ड कर रहा है, उसकी नींद को क्यों लंबी करना चाहता है? क्योंकि इस सिल्फ ने आज महसूस किया है कि बिलिंडा के साथ आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो वो बिलिंडा के सपने में जाकर उसे बताना चाहता है कि आज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना है। तो ये बहुत सारी चीज बताएगा सिल्फ अभी बिलिंडा के सपने में जाकर ही। इट वॉज ही हैड समन टू her silent bed that morning dream that hovered over her head। देखिए यहां पर कहते हैं कि it was he, ये वही एरियल है जो कोशिश कर रहा है बिलिंडा को बुलाने की। बिलिंडा को किस चीज बुलाने की? हर साइलेंट बेड, उसके बेड में साइलेंटली सुलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी नींद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जब आपने देखा होगा कि अलार्म भी बज जाता है, कभी कभी हम उसको बंद कर देते हैं अलार्म को और फिर से सो जाते हैं, और सो जाने के बाद मॉर्निंग में फिर से हमें एक सपना दिखने लगता है, एक ड्रीम दिखने लगता है। तो वही ड्रीम एक बार फिर से बिलिंडा को भी दिख रहा है, और अब ये होवर्ड ओवर हर हेड, जो ये सिल्फ है बिलिंडा के चारों तरफ घूम रहा है, एरियल जो है बिलिंडा के सर के चारों तरफ घूम रहा है कि किसी तरह से वो बिलिंडा के सपने में जाए और उसको बताए कि आज तुम्हें खतरा है। ए यूथ मोर ग्लिटरिंग देन ए बर्थ नाइट व्यू दैट इवन इन स्लम्बर कोज्ड हर चेक टू बिलो। देखिए, एक यूथ बिलिंडा के सपने में अभी कौन है? एक यूथ है, एक जवान लड़का है। जवान लड़का है बिलिंडा के सपने में, जिसने राजकुमार जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जो राजकुमारों की तरह चमक रहा है। तो बिलिंडा उसे देखकर सपने में जो झपकी ली है ना, स्लम्बर का मतलब है झपकी लेना। जिस झपकी में उसने सपना देखा है ना, उस झपकी के अंदर भी उस राजकुमार को देखने के बाद बिलिंडा के जो गाल है ना, उन पे भी क्या आ गया है? ग्लो आ गया है, एक मुस्कुराहट आ गई है, खुशी आ गई है। सीम टू हर ईयर हीज विनिंग लिप्स टू ले एंड दस इन विस्पर सैड और सीम टू से। और जो ये सिल्फ है, जो एरियल है, उसको भी मौका मिला, उसको भी क्या मौका मिला कि वो भी अपने होठों से कुछ ना कुछ बिलिंडा के लिए कहे। और वो क्या करता है? विस्पर करता है। कहां पर? बिलिंडा के कानों में जाकर। विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाना, उसको भी मौका मिल गया। अब ये एरियल जो है बिलिंडा के सपने में जा चुका है और वहां पर जाकर ये बताएगा कि तुम्हें किस किस चीज से सावधान रहना है। आई होप यहां तक आपको पोएम अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब यहां से स्पीच शुरू होती है किसकी? एरियल की। एरियल की स्पीच जो है यहां से शुरू होती है और वो क्या बताता है बिलिंडा को? फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स दाउ डिस्टिंगाइज्ड केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट ऑफ एयर। देखिए, बिलिंडा से वो कहता है कि फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स, यहां पर तुम जो हो ना, वो कौन हो? फेयरेस्ट हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स कौन होते हैं? इंसान होते हैं, कि इंसानों में तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। दाउ डिस्टिंगाइज्ड केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट ऑफ एयर, और तुम्हें गार्ड करने के लिए, तुम्हारी केयर करने के लिए थाउजेंड्स, हजारों जो हैं, हजारों निवासी, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ एयर,
निवासी जो हैं, इनहेबिटेंट ऑफ एयर का मतलब है ऐसे सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ हवा में रहते हैं, वो तुम्हारी केयर करने के लिए, तुम्हें गार्ड करने के लिए हर एक समय, हर एक टाइम वो रहते हैं कहां पर? हवा में ही रहते हैं। बेशक वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हें गार्ड करने के लिए रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम फेयरेस्ट हो, तुम सबसे सुंदर हो इस धरती पे, इन मोर्टल्स के अंदर। ठीक है। इफ एवर वन विजन टच्ड द इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट। देखिए यहां पर वो सिर्फ कहता है कि तुमने कभी, जब तुम बच्ची होगी, इन्फेंट मतलब जब तुम कभी बच्ची होगी, तो तुमने कोई ना कोई परियों की कहानी सुनी होगी। यदि तुम्हें, तुम्हारे विजन, तुम्हारी थॉट को ये चीज अभी भी टच करती है, मतलब वो कहानी जो तुमने परियों की कभी बचपन में सुनी होगी, यदि तुम्हें आज भी वो कहानी याद है, तो हम जो सिल्फ है ना, वो वही परियां हैं। ये मान लो हम तुम्हें गार्ड करने के लिए यहां पर आए हैं। यदि तुम्हें अभी कोई कहानी याद नहीं है, तो याद करो कि तुम्हारी जो कोई नर्स होगी, कोई आया होगी, उसने तुम्हें कोई परियों की कहानी सुनाई होगी। अरे उसने नहीं सुनाई तो किसी पंडित के मुंह से तो तुमने परियों की कहानी सुनी होगी। हम वो परियां हैं जो तुम्हें गार्ड करने के लिए यहां पर आए हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहां पर आए हैं, तुम्हारी चैस्टिटी को बचाने के लिए यहां पर आए हैं, तुम्हारी वर्जिनिटी को बचाने के लिए यहां पर आए हैं। हम हवा में ही 24 घंटे तुम्हें गार्ड करने के लिए रहते हैं, तुम्हारी केयर करने के लिए रहते हैं। ऑफ एरी एल्विस, देखिए यहां पर एल्विस जो है, एल्विस का मतलब है परी, और एरी का मतलब है जो हवा में रहती है। बाय मूनलाइट शैडो सीन द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल्ड ग्रीन। अब यहां पर वो कहते हैं कि जो परियां हवा में रहती हैं, ठीक है, उनको कभी कभी देखा जा सकता है। किस चीज में? मूनलाइट में देखा जा सकता है। कभी कभी उनकी शैडो पड़ जाती होगी। और जो सिल्वर टोकन है, सिल्वर टोकन यहां पर किसको कहा गया है? मून को कहा गया है। देखिए मून जो है, जब चांदनी रात होती है तो कैसा दिखता है? सिल्वर की तरह दिखता है, एकदम सिल्वर की तरह वो दिखता है, चांदी की तरह दिखता है दूर से भी। और उसकी चांदनी आकर गिरती है कहां पर? जमीन पर। तो जितनी भी परियां होती हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, वो परियां ही दिखती हैं। और एंड द सर्कल्ड ग्रीन का मतलब है जब इस चांद की चांदनी किस पर पड़ती है? हरे हरे पेड़ों पर पड़ती है, तो उसके पत्तों के बीच में से जो जगह होती है, वो चांदनी यदि आकर तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो तुम उन परियों को भी फेल कर दोगी, उन परियों से ज्यादा सुंदर तुम लगोगी। इसलिए तुम्हें सावधान रहना है कि तुम्हें लुभाने के लिए कौन कहां से आ जाए पता नहीं, तुम्हें सभी लोगों से सावधान रहना है। अब यहां पर ये सिर्फ बताएगा कि तुम्हें किन किन लोगों से सावधान रहना है। और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड रेथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। देखिए यहां पर कहा है उस सिल्फ ने बेलिंडा से कि तुम्हें पटाने के लिए, तुम परी जैसी सुंदर लगती हो, और तुम्हारे जैसी कुंवारी कन्या को पटाने के लिए लोग विजिट कर सकते हैं। कहां से? एंजल जो हैं, जो स्वर्ग के एंजल हैं, वो भी तुम्हें पटाने के लिए धरती पर आ सकते हैं, क्योंकि तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो, किसी परी से कम नहीं हो। और तुम्हें लुभाने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए वो क्या लाएंगे? गोल्डन क्राउन्स लाएंगे, ऐसे मुकुट लाएंगे तुम्हारे सर पर लगाने के लिए, ऐसे गोल्ड के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मुकुट वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। एंड रेथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स, और जो फूल जो है इस जमीन पर नहीं मिलते, सिर्फ कहां पर मिलते हैं? स्वर्ग में मिलते हैं। वो स्वर्ग से ही फूलों को तोड़कर लाएंगे और तुम्हें लाकर वो मालाएं देंगे और तुम्हें पटाने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हें हेवनली स्पिरिट जो होती हैं, एंजल्स जो होती हैं, पावर जिनके पास है, उन लोगों से भी क्या रहना है? उन लोगों से भी सावधान रहना है। हियर एंड बिलीव, और सिर्फ कहते हैं आगे हियर, तुम मुझे सुनो और मेरा विश्वास करो। दाय ऑन इंपोर्टेंस नो, और तुम्हें जाननी है क्या? अपनी खुद की इंपोर्टेंस भी जाननी है। क्या इंपोर्टेंस जाननी है? क्योंकि जो बेलिंडा है वो फेयरेस्ट है, सबसे ज्यादा सुंदर है इन मॉर्टल्स के अंदर। नोर बाउंड दाय नैरो व्यू टू थिंग्स बिलो। देखिए नैरो व्यू का मतलब है इग्नोर करना। यहां पर बेलिंडा को कह रहा है वो सिर्फ जो जितनी भी अर्थली चीजें हैं, जो भी नीचे, थिंग्स बिलो का मतलब है जितनी भी अर्थ की चीजें हैं, उन सभी चीजों को तुम्हें आज इग्नोर करना है। किसी के चक्कर में फंसना नहीं है, किसी के लालच में नहीं आना है तुम्हें। आज तुम्हारे साथ आज कोई ना कोई धोखा हो सकता है। तो यहां पर जो सिल्फ है ना, एरियल जो है, वो यहां पर बेलिंडा को बता रहा है कि तुम्हें किस किस चीज से सावधान रहना है। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्न्ड प्राइड कंसील्ड टू मेट्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड।
देखिए लड़कियों के जो जवान लड़कियां हैं, जिस तरह से बेलिंडा है वो एक जवान लड़की है, उनके कुछ सीक्रेट ट्रुथ्स होते हैं, कुछ सच्चाई होती हैं जो किसी के सामने वो नहीं बता पाती, चाहे वो उनका घमंड मान लो, चाहे कोई भी चीज मान लो। जब बड़ी हो जाती हैं लड़कियां, बच्ची से बड़ी होती हैं, तो उनके कोई ना कोई सीक्रेट ऐसे होते हैं वो हर किसी को नहीं बताती। मान लीजिए उनका लवर ही है तो वो सबको बता देंगी। वो बताएंगी किस चीज को, या किसको बताएंगी? अपनी मेट्स को बताएंगी, कि जब वो अकेली अपनी मेट्स के साथ बैठी होंगी, टू मेट्स अलोन का मतलब है कि जब वो अपनी मेट्स के साथ बैठी होंगी उनको बताएंगी, या फिर अगर उनकी मेट्स वहां पर नहीं है तो वो बच्चों को बताएंगी। ये सारे के सारे जो सीक्रेट ट्रुथ हैं ये मेट्स को या सिर्फ बच्चों को ही बताए जाते हैं। तो तुम ऐसे किसी चक्कर में ही मत पड़ना जो तुम्हें कोई सीक्रेट ट्रुथ किसी को बताना पड़े। इन चीजों से तुम्हें दूर रहना है। What though no credit doubting wits may give, the fair and innocent shall still believe। यहां पर देखिए दो, what though no credit, यहां पर no credit का मतलब है, देखिए क्रेडिट का मतलब है फेथ। जिनको इन सिल्फ पर विश्वास ही नहीं है, जो क्या करते हैं इन सिल्फ के ऊपर डाउट करते हैं, ये सिल्फ उनको कभी प्रोटेक्ट नहीं करती। ये सिल्फ जो है किनको प्रोटेक्ट करती हैं? जो फेयर हैं, जो खूबसूरत लोग हैं और इन सिल्फ के अंदर विश्वास रखते हैं। या फिर ये सिल्फ जो हैं, ये एंजल जो हैं, किसको प्रोटेक्ट करती हैं? इनोसेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। और इनोसेंट कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। या तो सुंदर लोगों को या फिर इनोसेंट लोगों को ये प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर उन लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं शैल स्टिल बिलीव, जो लोग अभी भी विश्वास रखते हैं इन सिल्फ के अंदर। ये उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती जो इनको क्रेडिट नहीं देते, इनको इनमें कोई फेथ नहीं रखते, उनको प्रोटेक्ट नहीं करती। नो देन अननंबर्ड स्पिरिट राउंड दी फ्लाई। तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम कितनी सुंदर हो, इसीलिए तुम्हारे आसपास अननंबर्ड स्पिरिट, जिनको गिना भी नहीं जा सकता, इतनी सिर्फ तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं, तुम्हें गार्ड करने के लिए, तुम्हारी केयर करने के लिए। राउंड दी फिली, हमेशा तुम्हारे आसपास ही वो उड़ती रहती हैं। द लाइट मिलिटिया ऑफ द लोअर स्काई, और कुछ सिल्फ तो ऐसी होती हैं जो बहुत ही ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती, उनकी उड़ने की क्षमता जो है ना वो आकाश तक नहीं होती, वो लोअर स्काई मतलब जमीन से जो थोड़ी ही ऊंचाई तक वो उड़ पाती हैं, लेकिन वो भी तुम्हें गार्ड करती हैं। ऐसा नहीं है हम लोग तो ऊपर तक उड़ सकते हैं तो हम ही लोग गार्ड करते हैं, नहीं। कुछ सिल्फ ऐसी हैं जो आकाश में ज्यादा ऊंचे तो नहीं उड़ सकती, लेकिन वो भी तुम्हें गार्ड करती हैं। दीज दो अनसीन आर एवर ऑन द विंग, और ये जो हैं हमेशा अनसीन होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती तो वो उनको तुम देख सकते हो, वो भी क्या रहती हैं? हमारी तरह ही अनसीन होती हैं। उनको तुम इंसान, तुम मोर्टल्स जो है ना वो नहीं देख सकते। वो कहां पर रहती हैं? हैंग ओवर द बॉक्स, वो तुम्हारे ब्यूटी बॉक्स के ऊपर बैठी रहती हैं। जो आसपास के तुम्हारे बॉक्स है ना वो उन पर लटकती रहती हैं, खेलती रहती हैं, वहीं पर उड़ती रहती हैं। होवर्ड राउंड द रिंग, और तुम्हारी जो रिंग है ना जो तुमने हाथों में पहनी हुई है उसके ऊपर भी हो सकता है वो बैठी हो। इतनी छोटी सिल्फ होती हैं लेकिन वो भी तुम्हें गार्ड करती हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो तुम अपने इंपोर्टेंस को बिलिंडा जानो। तुम्हें किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना है आज, ना ही तुम्हें किसी के चक्कर में आना है। थिंक व्हाट एन इक्विपेज दाउ हैस्ट इन एयर, और तुम सोचो। थिंक का मतलब है तुम सोचो कि तुम कितनी इंपोर्टेंट हो, और तुम्हारे लिए जो इक्विपेज का मतलब है अटेंडेंट होना, नौकर होना, कि तुम्हारे लिए जो है भगवान ने नौकर लगा दिए हैं। हैस्ट इन एयर का मतलब है जो रहते हैं सिर्फ हवा में। देख लो लोगों के पास तो जमीन पे नौकर रहते हैं और कभी कभी वो भी नहीं होते, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम नहीं होते। तो तुम्हारे पास तो जमीन पर भी और हवा में भी नौकर हैं। तो सोचो तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो। एंड व्यू विद स्कोर्न टू पेजेस एंड ए चेयर, देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि व्यू विद स्कोर्न, लेकिन ये सिल्फ जो है ना इनको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है तुम्हारे ऊपर। कब गुस्सा आ जाता है? कि जब तुम एक चेयर पर बैठ जाती हो और टू पेजेस का मतलब है दो मिरर, एक मिरर आगे एक मिरर पीछे। तुम एक चेयर पर बैठकर 4-4 घंटे मेकअप जो करती हो ना, कभी कभी इन सिल्फ्स को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एज नाउ योर ओवन आर बीइंग्स वर ऑफ ओल्ड, ये कहती हैं कि ये सिल्फ जो है ना ये कभी कभी किसी टाइम पर तुम्हारी तरह ही सुंदरी रही थी। इनको भी पता है मेकअप किस तरह से होता है, तो इनको गुस्सा आ जाता है जब तुम 4-4 घंटे
चेयर पर बैठकर मेकअप करती रहती हो। ये सिल्फ जो है ना आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, आज की सिर्फ नहीं है ये। एंड वंस एनक्लोज्ड इन वोमेन्स ब्यूटियस मोल्ड, और एक बार वो किसी ब्यूटीफुल लड़की के अंदर, किसी ब्यूटीफुल लड़की के शरीर में यदि सिर्फ ये प्रवेश कर जाएं तो ये क्या करती हैं, थैंक्स बाय ए सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर, ये सिर्फ जाकर क्या करती हैं, ट्रांजिशन करती हैं, रिपेयर करती हैं। किस चीज को रिपेयर करती हैं, औरतों के अंदर जो थॉट्स होती है, फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो थॉट्स होती हैं किस चीज की, प्यार वाली, उनको वो रिपेयर करती हैं, उनको रिमूव करती हैं। क्योंकि यदि कोई लड़की पवित्र है तो उसकी पवित्रता को गार्ड करने का काम इन सिल्फ्स को दिया जाता है। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर। अब ये सिर्फ जो हैं इनको पता है सारी चीजों के बारे में, कि जो अर्थ की चीजें हैं कि क्या अर्थ पर सही है, क्या अर्थ पर गलत है, वो सारी चीजें ये सिर्फ जानती हैं। क्योंकि ये पहले अर्थली ही थी, उसके बाद ये एयर में आई हैं। पहले ये हमारी तरह ही थी इंसान, उसके बाद इन्हें जब ये आत्मा बनी तो इन्हें फिर से कोई ना कोई काम दे दिया गया। तो हम लोगों को काम दिया गया है अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने का। थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांसिएंट ब्रीथ इज फ्लीट। देखिए यहां पर कहा गया है कि तुम्हें थिंक नॉट, तुम्हें सोचना भी नहीं है कि अगर किसी औरत का या किसी फीमेल जो भी इंसान है, अगर उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाएं तो उसके जितनी भी जो खूबसूरती है, घमंड है, जो अर्थली चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। नहीं, मोह कभी नहीं छूटता, ना मरने से पहले ना मरने के बाद। देखिए जब तक मोह नहीं छूटता, अगर इंसान इस धरती पे है तो उसका सांसारिक चीजें जितनी भी हैं, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों से उसका मोह लगा रहेगा। उसको रहेगा ये चीज कि हमेशा कोई चीज मेरी खो रही है, कोई चीज मुझे पा रही है, ये सारी चीजें वो ध्यान में रखेगा। लेकिन मरने के बाद भी जब तक आत्मा इस हवा में रहती है तो ये चीजें तब तक उसकी छूटती नहीं है। तब उसकी छूटती हैं जब उसकी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन मरने के बाद यदि आपकी आत्मा हवा में है तो ये सांसारिक सुख जो हैं इनको आप छोड़ नहीं पाते। ऑल हर वैनिटीज, जितने भी, वैनिटीज का मतलब है यहां पर घमंड, जितने भी घमंड है, एट वंस आर डेड। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मरने के बाद ये घमंड जो है तुम्हारी खूबसूरती का खत्म हो जाएगा। सक्सीडिंग वैनिटीज सी स्टिल रिगार्ड्स, मरने के बाद भी ये वैनिटीज जो हैं, जो भी ये घमंड है ना तुम्हारे खूबसूरती का, ये हमारे पास वेल्थ होने का, ये घमंड तुम्हारे पास मरने के बाद भी रहेंगे। मोह जो है ना वो मरने के बाद भी नहीं छूटता। मोह कब छूटता है, जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी, जहां से वो आई है वहीं पर जाकर विलीन हो जाएगी। मरने के बाद यदि तुम्हारी आत्मा यहीं वहीं भटक रही है तो तुम्हारे वो मोह तब भी नहीं छूटेंगे। मोह छूटेंगे जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। एंड दो सी प्लेस नो मोर ओवरलुक्स द कार्ट, मरने के बाद वो क्या अगर वो चाहे कि वो खेलना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, नो मोर, सी कैन नॉट प्ले एनी मोर। ओवरलुक्स द कार्ड, उसको जो कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स का गेम है वो क्या करना पड़ेगा, ओवरलुक्स करना पड़ेगा। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियोट्स और व्हेन अलाइव, और जब वो जीवित थी तो उसके जॉय क्या थे, वो चैरियोट पर, मतलब रथ पर बैठने के जो उसके शौक थे ना वो उसने खूब किए जब वो जीवित थी। एंड लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव, वो बेशक मरने के बाद जो कार्ड का, ओम्बर क्या होता है, कार्ड का ही एक गेम होता है। मरने के बाद वो जो है कार्ड खेल तो नहीं सकती, लेकिन उसका क्या है, प्यार जो है वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा ओम्बर के लिए। तो वो खेलना तो चाहती है लेकिन वो खेल नहीं पाती, लेकिन उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। For when the fair in all their pride expire, for when the fair, देखिए यहां पर यह चीज कही गई है, उनकी खूबसूरती का घमंड कब खत्म होता है, जब उनकी जो सोल है वो रिटायर होती है। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल रिटायर्स, जब उनकी आत्मा जाकर मिल जाती है अपने फर्स्ट एलिमेंट में, मतलब कि जो उसकी आत्मा है, इंसान की आत्मा परमात्मा से निकलकर आती है, और जब वो परमात्मा में जाकर ही मिल जाती है तो ये सारी की सारी चीजें, जो भी प्राइड है, जो भी सांसारिक चीजें हैं, उनकी इच्छाएं जो हैं खत्म हो जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी यदि आत्मा तुम्हारी यहीं कहीं भटक रही है ना तो क्या होगा, तुम्हारे जो सांसारिक सुख है ना उनको तुम छोड़ नहीं पाओगे। द स्पिरिट्स ऑफ फेरी टर्मजेंट इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक ए सलामेंडर्स नेम,
और देखिए यहां पर कहा गया है जो स्पिरिट होती हैं किसकी, फेरी टर्माजेंट्स। फेरी टर्माजेंट्स का मतलब है हॉट टेम्पर्ड वाली औरतें जो होती हैं, जो लड़ाकू औरतें जो होती हैं, उनसे तुम कुछ भी बोलो, प्यार की बात करोगे तो भी लड़ाई करेगी, लड़ाई की बात करोगे तो वो लड़ाई करेगी ही। तो मरने के बाद उनको किस नाम से जाना जाता है, सलामेंडर्स नेम से जाना जाता है। ठीक है। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लिड अवे एंड सिप विद नेम्स देयर एलिमेंटल टी। और जो सॉफ्ट नेचर की जो लड़कियां होती हैं वो मरने के बाद किस तरह से होती हैं, वो पानी की तरह होती हैं, पानी की तरह एकदम होती हैं शांत वो। और मरने के बाद उन्हें मौका दिया जाता है कि वो अप्सराओं के साथ बैठकर क्या करें, सिप मारे। और किस चीज में, एलिमेंटल टी में। ठीक है, उन्हें मौका दिया जाता है कि तुम अप्सराओं के साथ बैठकर आराम से चाय वाय पियो, मौज लो। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू ए ग्रून इन सर्च ऑफ मिस्चीव स्टिल ऑन अर्थ टू रोम। जो लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको किसी को छेड़ने में मजा आता है, वो क्या करती हैं, उनको ऐसे काम किए जाते हैं इन सर्च ऑफ मिस्चीव। वो घूमती रहती हैं धरती पे आत्मा बनकर भी कि वो किसी ना किसी को धरती पर आकर फिर से किसी ना किसी तरीके से परेशान करें। वो मिस्चीव होती हैं, शरारती तरह की आत्माएं होती हैं, वो आकर किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से परेशान करेंगी ही। द लाइट कॉक वेट्स इन स्लिप्स aloft repair and sport and flutter in the field of air। और कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, वो बड़ी ही चंचल होती हैं। लाइट कोक्वेट्स का मतलब है वो बड़ी ही चंचल होती हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी आत्मा अपनी चंचलता नहीं छोड़ती। उनकी आत्मा क्या करती है, जो फील्ड होते हैं वो खेतों में, खेत खलियानों में क्या करती हैं, स्पोर्ट करती हैं, खेलती हैं, यहां से वहां घूमती रहती हैं। तो मरने के बाद भी जो जिसका काम होता है वो अपना काम करता ही है। तो हम सिर्फ भी अपना ऐसा ही काम कर रहे हैं। नो फर्दर यट। और अभी ये सिर्फ कहती है कि मेरी बात जो है, ब्लेंडा से कहती है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात तुम्हें और सुननी है। हाउ एवर फेयर एंड चेस्ट। जो कोई भी इस धरती पर फेयर है, सुंदर है, एंड चेस्ट है। चेस्ट का मतलब है पवित्र होना। जो वर्जिन है उसकी बात कर रही हैं। ये कहती हैं कि जो कोई भी इस धरती पर सुंदर है और पवित्रता उसने अपनी मेंटेन की रखी है अभी तक। ठीक है। रिजेक्ट मैनकाइंड। वो क्या करते हैं, मैनकाइंड को रिजेक्ट करते हैं। देखिए मैनकाइंड का मतलब यहां पर मानव जाति नहीं है, इसका मतलब है क्राउड। वो रिजेक्ट करते हैं ऐसे प्लेस पे जाना, ऐसे स्थान पर जाना जहां पर ज्यादा भीड़ होती है। जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको देखा होगा आप लोगों ने कि वो भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। वो रिजेक्ट करती हैं मैनकाइंड को। इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। और उनको कौन गले लगाता है, हम गले लगाते हैं, सिल्फ गले लगाती हैं। उनकी प्रोटेक्ट, उनकी केयर कौन करती है, सिल्फ करती हैं। फॉर स्पिरिट फ्रीड from mortal laws with ease assume what sexes and what shapes they please। और जो ये स्पिरिट हैं, देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो स्पिरिट हैं वो फ्री होती हैं, पूरी तरह से फ्री होती हैं। किससे, मोर्टल लॉ से। इंसानों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो स्पिरिट्स के लिए नियम नहीं होते। और वो अज्यूम कर सकती हैं व्हाट सेक्सेस। इसका मतलब है जो भी वो जेंडर को परिवर्तन करना चाहे, मान लो एक सिल्फ है, एक आत्मा है, वो अभी मेल बनना चाहती है तो इस पल वो मेल बन जाएगी। अगर उसका मूड चेंज हुआ, अगले ही पल वो फीमेल बनना चाहे तो वो फीमेल भी बन जाएगी। वो उसके ऊपर कोई भी मोर्टल लॉज जो है ना, इंसानों के ऊपर जो नियम कानून फॉलो होते हैं वो ये स्पिरिट फॉलो नहीं करती। इनको पूरी पूरी आज्ञा होती है, ये अपना जेंडर, ये अपनी शेप कुछ भी बदल सकती है। व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स इन कोर्टली बॉल्स एंड मिडनाइट मास्कुरेट्स। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है। यहां पर यह कहता है सिर्फ कि हम उन लड़कियों को सेव कर सकते हैं जो अच्छी हों, जो फेयर हैं, चेस्ट हैं, उनको हम गार्ड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेल्टिंग मेड्स हैं, मेल्टिंग मेड्स का मतलब होता है जो अपने इरादे पल पल में बदल देती हैं, उनको कौन गार्ड करेगा। व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी। उनकी प्योरिटी को कौन गार्ड करेगा, उनकी प्योरिटी को कोई गार्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए बिलिंडा तुम्हें मेरी बात माननी है और तुम्हें कहां कहां नहीं जाना है मैं अभी तुम्हें बताता हूं। कोर्टली का मतलब होता है
जो बहुत ही रईस लोगों के यहाँ पर पार्टियां होती हैं, उनके वहां पर देखा होगा पार्टियों के अंदर क्या होता है, बॉल्स का मतलब है यहाँ पे बॉल्स नहीं है, गेंद नहीं है, इसका मतलब है डांस। आपने पार्टियों में देखा होगा कि उनके वहां पर डांस होता है, एक लड़का एक लड़की हाथों में हाथ डालकर डांस करते हैं। तुम्हें ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना है बिलिंडा, क्योंकि तुम्हें अपनी चेस्टिटी को, तुम्हें अपनी वर्जिनिटी को सेफ रखना है। एंड मिडनाइट मास्कुरेट्स, और जो तुमने पार्टियां देखी होंगी जिसमें लोग मास्क लगाकर जाते हैं, वहां पर जाकर नाच गाना करते हैं, ऐसी पार्टियों को भी, रात में मिडनाइट वाली पार्टियों को भी तुम्हें ज्वाइन नहीं करना है। आपने यदि विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक मास्क पार्टी होती है जिसमें रोमियो घुस जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की मास्क पार्टीज में जाने के लिए भी ये सिर्फ बिलिंडा को मना कर रहा है। सेफ फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड द डेयरिंग स्पार्क। देखिए इस पोयम की सबसे फेवरेट लाइन ये मेरी है, यहां पर उन्होंने कहा है सेफ फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड। ट्रेचरस कौन होते हैं? ये होते हैं विश्वासघाती फ्रेंड। देखिए लड़की जो होती है ना, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, और ये बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना, बड़े ही धोखेबाज होते हैं। जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी तुरंत कह देंगे अरे तेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है ना, अरे तो ये रख कंधा, इस पे सर रख, और जैसे ही वो सर रख दे एक बार, वही कंधा बॉयफ्रेंड में तब्दील हो जाता है। तो तुम्हें ऐसे दोस्तों से भी सावधान रहना है, क्योंकि ये द डेयरिंग स्पार्क, द डेयरिंग स्पार्क का मतलब है कि ये मौका प्रस्त लोग होते हैं। मौका देखते ही तुम्हें प्रपोज कर देंगे, सोचेंगे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई होने वाली है तो वो मौका देख के कह देंगे और तुम्हारे फ्रेंड की बुराई करेंगे, बॉयफ्रेंड की बुराई करेंगे, और वो फ्रेंड किस में तब्दील हो जाएगा? बॉयफ्रेंड में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों से भी तुम्हें क्या रहना है? चौकन्ना रहना है। बिल्कुल तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी दोस्त तुम्हारा बहला फुसला कर तुम्हें पटाने की कोशिश ना कर ले। तुम्हें ध्यान रखना है द ग्लैंस बाय डे, और ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, ट्रेचरस, जो विश्वासघाती दोस्त होते हैं, वो ग्लैंस रखते हैं, नजर रखते हैं ऐसा दिन आने में कि कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो और वो अपना कंधा लेकर पहुंच जाए कि रखो यहां पर सर और हम तुम्हें शांत करेंगे। तो ऐसे दोस्तों का कंधा कभी नहीं लेना है। द विस्पर इन द डार्क, वो तुम्हें हमेशा किस चीज की तरफ ले जाएंगे? डार्कनेस की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर वो फ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया तो वो भी वही काम करेगा। जो फ्रेंड था बॉयफ्रेंड बनने के बाद वो बॉयफ्रेंड वाले ही तो काम करेगा भैया। तो इसलिए तुम्हें उन लोगों के चक्कर में नहीं आना है। When kind occasion prompts their warm desire, देखिए ये दोस्त लोग जो होते हैं ना, ये ऐसी ओकेशन का, ये ऐसे मौके का हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें कब तुम्हें प्रपोज करने का मौका मिले, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जो वार्म डिजायर हैं, जो तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर हैं, वो कैसी हो जाएं? उभर जाएं, और तुम गलत कामों में पड़ जाओ, और तुम्हारी चैस्टिटी जो है, तुम्हारी पवित्रता जो है, वो भंग हो जाए। इसलिए तुम्हें ऐसे किसी भी आदमी के चक्कर में नहीं आना है। When music softens and when dancing fires, और तुमने देखा होगा कि कोई इंसान जब सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस करता है तो उसकी जो डिजायर हैं, जो वार्म डिजायर हैं, वो क्या होने लगती हैं? एक्टिव होने लगती हैं। तो तुम्हें किसी के साथ भी सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस बिल्कुल भी नहीं करना है। इट इज बट देयर सेल्फ द वाइस सेलेस्टियल नो। देखिए यहां पर वो कहते हैं कि कोई भी जो मोर्टल्स हैं, वो इंसान इस बात को कभी नहीं जान सकते, उन्हें अपना फ्यूचर पता नहीं होता, लेकिन जो सिल्फ है ना, जो तुम्हें गार्ड कर रही हैं, उन्हें ये सारी चीजें पता होती हैं। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दो ओनर इज द वर्ड दैट मैन बिलो, जो यहाँ के लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो धरती पर लोग हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपने ओनर को, तुम अपने सम्मान को खो दोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, आज तुम्हारी चैस्टिटी को, तुम्हारी पवित्रता को खतरा है, इसलिए तुम आज लड़कों से पंगा मत लेना, ना ही लड़कों की किसी बातों में आना। वो तुम्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो तुमसे लड़ाई भी कर सकते हैं, वो तुम्हें अपना कंधा भी दे सकते हैं, तो तुम्हें किसी बात में नहीं आना है। सम नेम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस फॉर लाइफ प्री डिस्टिंक्ट टू द ग्नोम्स एम्ब्रेस। यहां पर वो कहते हैं कि कुछ अप्सराएं होती हैं, कुछ नेम्स होती हैं, जो धरती पर कौन अप्सराएं होती हैं? सुंदर लड़कियां, और वो बड़ी ही कॉन्शियस होती हैं, बड़ी ही जिज्ञासु होती हैं अपने मेकअप के लिए। जो सुंदर होती है ना, उनको ही ज्यादा लगता है कि हम मेकअप कर लें, ठीक है। वो एक तो पहले ही सुंदर हैं, ऊपर से इतना मेकअप लसेड़ लेंगी, बस क्या ही पूछो,
ठीक है, जिस तरह से बेलिंडा के बारे में बोला भी गया है 4-4 घंटे वो बैठी रहती है शीशे के सामने, तो इन सिल्फ को भी गुस्सा आ जाता है। फॉर लाइफ प्रीडिस्टिन्ड, जो लाइफ है ना वो पहले ही आप लोगों की लिखी गई है, पहले ही आप लोगों के नसीब में क्या है वो इंसानों के पहले ही लिख दिया गया है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ जो है ना कोशिश करते हैं कि किसी के साथ जो पवित्र है उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। These swell their prospect and exalt their pride when offers are disdained and love denied। देखिए जो ये खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना, ये फैला लेती हैं, ये बढ़ा लेती हैं किस चीज को, अपनी आशाओं को, प्रोस्पेक्ट्स को, अपनी आशाओं को ये बढ़ा लेती हैं, उम्मीदों को बढ़ा लेती हैं, एंड एग्जाल्ट और इंक्रीज कर लेती हैं किस चीज को, अपने प्राइड को, अपने घमंड को। इन्हें खूबसूरत होने का बहुत ज्यादा घमंड होता है, इसीलिए इन्हें आशा होती है कि इन्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, हैंडसम होगा और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी होगी। When offers are disdained and love denied, और जो इनको सच्चा प्यार करते हैं उनको तो क्या कर देती हैं, ये डिनाई कर देती हैं। और किस तरह से डिनाई करती हैं, डिसडेंड तरीके से, मतलब हेटफुल्ली तरीके से, बहुत ही ज्यादा हेटफुल वे होता है उनका, उस तरीके से ये उनको डिनाइड कर देती हैं, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि इनकी आशाएं जो हैं, इनकी जिज्ञासाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। देन गे आइडियाज क्राउंड द वेकेंट ब्रेन वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स एंड स्टिल देयर स्वीपिंग ट्रेन। देखिए इनके अंदर क्या होते हैं, गे आइडियाज होते हैं। अब गे आइडियाज किस तरह के होते हैं कि फैशन जो होता है, फैशन, सजना सबरना, इस तरह के आइडियाज जो हैं इनके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि ये किस तरह से क्वीन तरह, रानी की तरह लगे, इनके सर पर कब कोई राजकुमार आकर ताज पहना दे, ये इतनी सुंदर बनना चाहती हैं। और इनका दिमाग कैसा होता है, ब्रेन जो होता है ना, देखिए इस शब्द को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो कैसा होता है, सुंदर लड़कियों का दिमाग वेकेंट होता है, खाली होता है। उनको ये तो पता होता है कि गर्मियों में कौन सी क्रीम लगानी है, सर्दियों में कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सी क्रीम से रंग साफ हो जाएगा, कौन सी क्रीम से क्या होगा, उनको सब पता होता है। लेकिन उनका दिमाग, यदि उनसे नॉलेज की बात कर लो तो वेकेंट होता है। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यहां पर कहता हूं कि ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अलेक्जेंडर पोप बोल रहे हैं, इसलिए गंदे गंदे कमेंट यहां पर मत करना। अलेक्जेंडर पोप को कुछ भी बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स, और यहां पर जितने भी इन लड़कियों के लिए रिश्ते आते हैं वो कैसे आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के आते हैं या फिर ड्यूक्स के आते हैं। ड्यूक्स मतलब राजाओं के आते हैं। एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, स्वीपिंग ट्रेन का मतलब है इनके पीछे जब राजा चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके गार्ड चलते हैं, या फिर बड़ा बड़ा ऑफिसर होते हैं जो बहुत बड़ी रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो उनके साथ गाड़ियों के काफिले चलते हैं। तो यहां पर उनको बोला गया है स्वीपिंग ट्रेन। तो उनके काफिले जब चलते हैं, उन लोगों के रिश्ते भी ये समय आने पर क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। पता नहीं इनका दिमाग कहां चला जाता है। बेशक तुम्हारे पास आज बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, तो भाई किसी को तो सिलेक्ट कर लो, बाद में बेकार सेकार मिलेगा, उससे बढ़िया है कि अभी किसी ड्यूक को सिलेक्ट कर लो। लेकिन इनका दिमाग कैसा होता है, खाली होता है। भैया अभी तो हम जवान हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं, अभी तो ऑफर और देखने के लिए मिलेंगे आपको। एंड गार्टर्स, स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर, और गार्टर्स का मतलब होता है, आपने देखे होंगे जो ऑफिसर होते हैं उनको बड़े बड़े मोजे जूते मिलते हैं, वो किसी एक स्पेशल रैंक के ऑफिसर होते हैं। ये सम्मान वाले, जैसे ये स्टार्स होते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसके कंधे पे स्टार लगे हुए हैं, तमगे लगे हुए हैं, तो वो किसको मिलेंगे, जो उनको डिजर्व करता है। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स के, ऐसे ऐसे लोगों के जिनके कंधे पर तमगे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग इनसे रिश्ता लेकर इनके पास आते हैं। लेकिन क्या कर देती हैं, ये डिनाइड कर देती हैं। ये गार्टर्स हैं, स्टार्स हैं, जिन लोगों के पास ओहदे होते हैं, इनके पास आते हैं। एंड इन सॉफ्ट साउंड, वो आकर कहते हैं योर ग्रेस सल्यूट्स देयर ईयर, वो आकर इनके कानों में कहते हैं कि तुम जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सल्यूट करूं। दिस इज दीज द अर्ली टेंट द फीमेल सोल, और ये टच करने की कोशिश करते हैं किसको, फीमेल की सोल को। वो अच्छी तरह से जानते हैं, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फीमेल की सोल को कैसे टच करना होता है। और अर्ली टेंट का मतलब है यहां पर एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जवानी में अभी कदम ही रखा है। तो ये वेल एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, इनके चक्रों में तुम्हें फंसना नहीं है।
बिलिंडा को बोल रहे हैं इनके चक्करों में तुम्हें फंसना नहीं है, किसी के चक्कर में भी नहीं आना है। हो सकता है तुम्हें कोई बड़ी रैंक वाला बंदा आकर प्रपोज करे, आज नहीं फंसना है तुम्हें। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग कोकेट्स टू रोल। और ये मत सोचना जो तुम्हारी आइज हैं ये बार बार रोल करें। तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक से ज्यादा, कोई सैनिक हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, एक से ज्यादा। तो तुम्हारी जो आईबॉल है ना उनको तुम रोल मत करना। एक ऑप्शन रिजेक्ट किया तो दूसरे पे चले गए, दूसरे को रिजेक्ट किया तीसरे पे चली गई, ऐसा मत करना। टीच इन्फेंट चिक्स ए हिडन ब्लश टू नो एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लूटर ए ब्यू। देखिए यहां पर सबसे पहले आप एक चीज को करेक्ट कर लीजिए कि ये जो है हिडन है, ठीक है, हिडन है। तो यहां पर कहते हैं, सिल्फ कहता है किसको, बिलिंडा को, कि टीच करो। किसको टीच करो? कि जब शुरू से ही जब तुम बच्ची थी तभी तुम्हें टीच करना था किस चीज को, अपने चिक्स को, अपने गालों को, कि किस तरह से तुम हिडन, छुपे हुए तरीके से क्या कर सको, ब्लश कर सको, मुस्कुरा सको। कि जब तुम्हें बहुत सारे लड़के देखने के लिए आएंगे, मान लो जो लिटिल हार्ट्स हैं वो मान लीजिए वो तुम्हें देखने के लिए आए, ब्यू का मतलब होता है लड़का या फिर कोई छोरा तुम्हें देखने के लिए आएगा, तो तुम उसे रिजेक्ट करने के लिए यदि ब्लश करती हो कि अरे यार इसमें क्या रखा हुआ है, यदि तुमने उसको देखकर मुस्कुरा भी दिया ना तो उसको यह गलतफहमी ना हो जाए कि तुमने हंसी तो फंसी वाला हिसाब ना हो जाए कि तुमने उसे पसंद कर लिया है। हो सकता है तुम उसके ऊपर हंस रही हो, तो अपने आप को इस तरह से टीच करो स्टार्टिंग से ही कि तुम अपनी ब्लश को, अपनी हंसी को अपने अंदर ही हंस लो, लेकिन किसी को तुम्हारी उस हंसी से क्या ना हो, दुख ना पहुंचे। ठीक है, लिटिल हर्ट्स जो है ना, उन जो लोग तुम्हें डिजर्व करते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं करते हैं उनको हर्ट्स ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आ गया और उसको प्यार को तुमने ऐसे रिजेक्ट कर दिया कि उसको बहुत ज्यादा दुख हो, इसलिए तुम्हें किसी के ऊपर हंसना भी नहीं है। तुम रिजेक्ट करना लेकिन किसी के ऊपर हंसना भी नहीं। ओफ्ट, अक्सर, when the world imagine woman stray the sylphs through mystic mages guide their way। देखिए यहां पर कहा गया है कि when the world imagine, जो संसार के लोग हैं ना, ये क्या सोचते हैं खूबसूरत लड़कियों के बारे में कि ये कैसी होती हैं, स्ट्रे होती हैं, मतलब आवारा होती हैं। जो संसार की लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियां होती हैं, तो बहुत सारे लोग तो इमेजिन कर लेते हैं भाई सुंदर है, 10-10 बॉयफ्रेंड होंगे इसके, ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसा जो सोचते हैं उनको अभी सोचने दो, और तुम आज किसी के चक्कर में फंसना नहीं है। कोई तुम पे आके ट्राई भी करेगा तो उसके चक्कर में फंसना नहीं है। द सिल्फ थ्रू मैस्टिक मेजिस गाइड देयर वे। और जो ये सिल्फ हैं, वो सिल्फ जो हैं, हम लोग जो हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हारे इन जिगजैग जो उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं ना, उन सब पे क्या करेंगी, तुम्हें गाइड करेंगी, समय समय पर तुम्हें बताती रहेंगी। लेकिन चौकन्ना किसे रहना है, तुम्हें खुद को ही रहना है। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू। और गिडी सर्कल का मतलब है जो ये चक्कर, जो चक्कर होना है, गिडी का मतलब होता है चक्कर, घुमाव जो है, एक सर्कल। पहली बात तो ये एक अपने आप में ही एक सर्कल घुमावदार है। मान लीजिए आप 10 लड़कों को देखने के लिए गए, तो आपको तो खुद ही चक्कर आने लगेगा कि भाई कौन से को सेलेक्ट करें, सारे तो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे तो ऑफिसर्स हैं, इनमें से किसको सेलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। तो इसके अंदर भी हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे। लेकिन आज का दिन जो है ना, तुम किसी को चूज नहीं करना, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। And old impertinence expelled by new, what tender made, but must a victim fall। और देखो, तुम कोई भी ऐसी गलती मत करना जो पुरानी गलती है। मान लो कोई तुमने पुरानी गलती कर दी है, उस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें कोई ना कोई नई गलती करनी पड़े। आपने देखा होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो तुम कोई भी ऐसा काम मत करना। यदि तुमने ऐसा काम किया तो टेंडर का मतलब होता है जो लविंग मेड होती हैं, बट मस्ट ए विक्टिम फॉल। और तुम किसी ना किसी वजह से क्या बन जाओ, विक्टिम बन जाओ। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा काम कर जाए, कोई तुम्हारी चेस्टिटी को, कोई तुम्हारी पवित्रता को क्या कर जाए, भंग कर जाए। टू वन मैन स्ट्रीट बट फॉर अनोदर्स बॉल।
और वो लोग आकर क्या करेंगे, वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे उपहार देंगे, लोग आके तुम्हें पटाने के लिए लाख कोशिश करेंगे, लेकिन आज का दिन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। और उनमें से दूसरे लोग आकर क्या करेंगे, आओ भाई डांस पार्टी में चलते हैं, डांस पार्टी में तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे, तो किसी डांस पार्टी में नहीं जाना है। व्हेन फिलोरियो, देखिए यहां पर एक नाम आया है फिलोरियो, ये फिलोरियो नाम जो है ये एक इमेजिनरी नेम है जो अलेक्जेंडर पोप ने इस पोएम के अंदर इस्तेमाल किया है। व्हेन फिलोरियो स्पीक्स, जब फिलोरियो स्पीक करता है, वो बोलता है, तो उसके मुंह से क्या झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं एक तरह से। तो कोई भी जो वर्जिन लड़की है, जो यहां पर लिखा हुआ है, जो कोई भी वर्जिन लड़की है उसके प्यार में तो पड़ी जाएगी, उसको मना करना जो है ना बड़ा ही कठिन होता है। इफ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, और जो जेंटल डेमन है जैसे फिलोरियो है, वो अगर तुम्हें पार्टी में ले गया कहीं ना कहीं, तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, वो भी क्या करेगा, वो भी तुम्हारी चैस्टिटी को, तुम्हारी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करेगा। भाई हर कोई चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ जो है वो एक पवित्र औरत हो। विद वेरिंग वैनिटीज फ्रॉम वेर एवरी पार्ट दे शिफ्टिंग द मूविंग टॉयस ऑफ देयर हार्ट। और तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और एक तुम ऐसी लड़की हो जिसने अपनी जवानी में अभी कदम ही रखा हुआ है, तो तुम्हें वो क्या समझेंगे, टॉय शॉप के अंदर जिस तरह से एक बच्चा जाकर कहता है नहीं मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, फिर अगली थोड़ी देर बाद बोलता है मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, तो ऐसे ही ये तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे, तुम एक खिलौना बनके इनके लिए रह जाओगी और कुछ तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें सभी लोगों से चौकन्ना रहना है। वेयर विग्स विद स्वार्ड नोट्स स्ट्राइव, ब्यूक्स बेनिस ब्यूक्स एंड कोचिस ड्राइव। यहां पर देखिए कहा गया है कि जो विक्स हैं, या तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बोला गया है या फिर बुद्धिमान लोगों के लिए बोला गया है। तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए बुद्धिमान लोग तो आएंगे ही, साथ में बहादुर लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए मूर्ख लोगों की लाइन लगेगी, नहीं, बहादुर और बुद्धिमान लोगों की आएंगे। और ब्यूक्स का यहां पर मतलब है दोस्तों लवर, लवर इसका मतलब है, और लवर एक के बाद एक प्रेमी तुम्हारे लिए आएगा, और उनकी क्या हो जाएगी, कोचिस में आएंगे, लाइन लग जाएगी, बड़ी बड़ी लंबियां गाड़ियां आएंगी तुम्हारे लिए, और उन लंबी गाड़ियों की क्या लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। दिस अरिंग मोर्टल्स लिविटी में कॉल, और ये तुम ऐसी गलती कर मत देना, ये गलती जो है मोर्टल्स जो हैं, इंसान जो हैं, हमेशा कर देते हैं। ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, और ये एक ऐसा सत्य है जो तुम मोर्टल्स नहीं देख सकते, लेकिन हम सिर्फ देख सकते हैं। द सिल्फ कंट्राइव इट ऑल, और जो सिल्फ लोग हैं ये इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं कि तुम्हारी कोई चैस्टिटी को, तुम्हारी कोई वर्जिनिटी को भंग ना कर दे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।